हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ल आए हैं एक नई और मजेदार स्टोरी। दोस्तों, इसको भी बाकी की स्टोरी जैसा प्यार दिखाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वन धोखा और मौत। मुंबई शहर के बाहर के हिस्से में एक खंडहरनुमा इलाका था। वहां पर एक बंद फैक्ट्री के अंदर दो लड़के बहुत ही बुरी हालत में फर्श पर पड़े हुए थे। एक की उम्र 24 साल का होगा, जो कि दिखने में बहुत मासूम और भोला भाला लग रहा था, और दूसरे की उम्र 26 साल होगा, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम नजर आ रहा था। उसके बॉडी और चेहरे में जगह जगह चोट लगी हुई थी और उनसे लगातार खून बह रहे थे, मगर फिर भी वह बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा था। उनके सामने एक 24 साल की स्टाइलिश महिला और एक 40 साल का मिडिल एज आदमी खड़े थे। दोनों के चेहरे में ही कमीनापन और कुटिलता झलक रहा था। उन दोनों ने फर्श पर गिरे हुए उन दो लड़कों को देखकर बोला, अरे अरे बच्चों, तुम्हें मॉम की याद आ रही है? तो फिर यह रही तुम्हारी मॉम। और पास में खड़ी लड़की की कमर पकड़कर उन दोनों के सामने ही उस लड़की को किस कर लिया। फर्श पर जो 26 का लड़का बहुत ही बुरी और जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, उस लड़के ने बहुत ही मुश्किल से खुद को जमीन से उठाया। उसके पूरे बदन पर बेल्ट से मारने का निशान था और जगह जगह से तो खून भी निकल रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था बहुत दिनों से उसे खाना नहीं दिया गया हो। और उसके पास जो 24 साल का लड़का लेटा हुआ था, उसकी हालत भी ऐसे ही थी। तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, जब तुमने सुना मेरे पास अब पैसे नहीं है तब तुमने मेरे डैड को फांसा लिया। फिर हंसते हुए बोला, बड़ी ही कमीनी औरत हो तुम। लोग तो इतनी जल्दी कपड़े भी नहीं बदलते जितनी जल्दी तुम लड़कों को बदलती हो। उस लड़की ने चिल्लाते हुए बोला, शट अप, मैं अपने जान से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और फिर उस मिडिल एज आदमी से चिपक गया, जैसे उसे डर हो वह आदमी उस लड़के के बात में आकर उसे ना छोड़ दे। फिर उसने बड़े ही मासूम तरीके से उस मिडल एज आदमी को देखा, जैसे बोलना चाहती हो, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूं। तुम तो जानते हो ना मैं तुमसे प्यार करता हूं। उस मिडल एज आदमी ने भी अब उस लड़की को अपने बाहों के घेरे में ले लिया, जैसे उसे ये बताना चाहते हो तुम टेंशन मत लो। फिर उस 26 साल के लड़के ने सामने खड़े मिडल एज आदमी को देखकर बोला, आप ऐसा कैसे कर सकते हो डर? अपने इस लड़की के लिए मॉम को इतना टॉर्चर किया है, जो कि मेरी मॉम की पैर की जूती की बराबर भी नहीं है। और फिर उस लड़की को घृणा भरी नजरों से देखकर बोल, तुम्हें तो उम्र कभी लिहाज नहीं है, इसलिए तुमने तो मेरे पापा को पटा लिया। वाह, तुम तो बड़ी टैलेंटेड निकली। और फिर अपने डैड को देखकर बोला, मैं तो आपका सागा बेटा हूं ना, तो फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस मिडिल एज आदमी ने नफरत से अपने बेटे को देखकर बोला, क्योंकि तुम उस औरत का खून हो जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। तुम सिर्फ उसका खून ही नहीं हो, साथ में तुम उसकी तरह दिखते भी हो और तुम्हारा बिहेवियर भी उसके तरह है। मैंने बहुत बार कोशिश किया था तुम्हें अपनी तरह बनाने की, मगर तुम्हें तो अपने मॉम की तरह बनना था, सच्चा और आदर्शवादी। तो आप ऊपर जाकर अपनी मॉम को मेरा हाय जरूर बोलना। और नफरत से अपने बेटे की तरफ देखकर कुटिलता से मुस्कुराकर बोला, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारी मॉम को छोड़ दिया है? और तुम कितने अच्छे हो, मेरे एक बार बोलने से ही सारे प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दिया। और तुम्हारे प्रॉपर्टी मेरे नाम करने से मैं उस औरत को छोड़ दूंगा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मैंने तो उसे उसी दिन मार दिया था जिस दिन उसने मुझे डाइवोर्स देने को चाहा। उसने क्या सोचा था, मुझे डाइवोर्स देकर घर से और प्रॉपर्टी से बेदखल कर देगी और फिर काव्या की तरफ इशारा करके बोला, और मेरी डार्लिंग को जेल भिजवा देगी। क्योंकि उसे हम दोनों के प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। और जिसे हमारा प्लान पता हो, उसे तो इस दुनिया में रहने देने का रिस्क हम दोनों नहीं उठा सकते थे। वह औरत और उसके पापा हर वक्त मुझे अपने पैसों का रोब दिखाते रहते थे और एहसान जताते रहते थे। थक गया था मैं, और फिर से उस लड़की को अपनी बाहों में भरकर बोला, अब मैं और मेरे जानेमन दोनों ही सुकून से रहेंगे। और फिर उसके पेट पर हाथ फेंकते हुए बोला, और हमारा एक नन्हा सा मेहमान भी तो आने वाला है। उस लड़के ने नफरत से अपने पापा को देखा और बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम की मर्डर करने की? आपने इसके लिए मेरे मॉम की मर्डर किया था ना, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। और दौड़कर काव्या के पास जाकर उसका गला पकड़ लिया और बोल, तेरे वजह से सब हुआ। आज मैं तुम दोनों को यहाँ पर ही खत्म कर दूंगा, कोई भी नहीं बचेगा, ना तुम दोनों ना तुम्हारा बच्चा। बहुत शौक है ना तुझे लोगों का रखेल बनने का, उनके बसे बसाए घर को तोड़ने का, अब नर्क में जाकर यह सब करना। उस लड़के की पकड़ काव्या के गले में कश्ती जा रही थी और काव्या की सांस फूल रही थी और उसके फेस भी रेड हो गए थे। तभी उस लड़के के पापा ने अपने माशूका के लिए रखेल शब्द सुना, और साथ में उसकी ऐसी हालत देखकर उन्हें बहुत ही बुरा लगा, जैसे उनके सीने से किसी ने दिल निकाल लिया हो। तो उसका खून खौल गया। उन्होंने पहले अपने बेटे को काव्या से दूर किया, फिर अपने हाथ में जो बेल्ट था उससे लेकर 30 मिनट उस लड़के को बेरहमी से मारा।
वह लड़का जो पहले से घायल था अब और भी ज्यादा बुरी हालत में पहुंच चुका था और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाली बीवी को रखेल कहने की, और फिर उन दोनों के सामने फिर से उसे किस कर लिया। उन दोनों लड़के ने अपनी आंखें भीज ली। फिर जो 24 साल का लड़का था उसने बोला, डैडी आप सही नहीं कर रहे हो भैया के साथ। मॉम को तो अपने पहले ही मार दिया, मगर भैया को कुछ मत कीजिए, उन्होंने तो सारी प्रॉपर्टी भी आपके नाम कर दिया है, प्लीज हम दोनों को छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूं कि हम दोनों दोबारा कभी आपके सामने नहीं आएंगे। उस आदमी ने उस 24 साल के लड़के को एक लात मारकर बोला, पालतू कुत्ता है, पालतू कुत्ते की तरह रहे। और मैं कोई तेरा डैड बैड नहीं हूं। तेरे इस सो कॉल्ड भाई और मम्मी ने तुझे अडॉप्ट किया था। होगा तू किसी का गंदा खून, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे डैड का कर पुकारे। और फिर पागल की तरह हंसकर अपने माशूका को लेकर वहां से चला गया। अब इनके बारे में कुछ जानते हैं। जो 26 साल का लड़का है वह हमारी कहानी का लीड कैरेक्टर सौरभ देशमुख है, जो कि इंडिया के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर है। और यह चाहे तो हॉलीवुड में भी अपना कदम रख सकते थे, मगर अपने डैड की वजह से वह कभी भी ग्रो नहीं कर पाया। मगर कहते हैं ना, अगर टैलेंट हो तो कोई भी चाहकर भी नहीं रोक सकता। इस वजह से सौरभ सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहर के देशों में भी बहुत ज्यादा फेमस था। और उसकी मूवी और एक्टिंग दोनों ही एक क्लास के होते थे, और जिसे हरा पाना किसी की बस की बात नहीं थी। सौरभ देशमुख एक 6 फुट का बहुत ही हैंडसम लड़का है। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है और उसकी फेशियल फीचर्स भी बहुत ही अच्छी है। उसकी स्किन दूध की जैसे सफेद है, जिसे देखकर लड़कियों को भी जलन महसूस होती थी। और उसके बाल ब्राउन कलर के और आंखें सिल्वर कलर के। और इन्होंने खुद के दम पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना एक बहुत बड़ा कंपनी खोला था, जहां पर ये लोग फिल्म प्रोड्यूस करते थे और उसे रिलीज करते थे। उस कंपनी का नाम था एज एंटरटेनमेंट कंपनी। इसके डैड का नाम था रमेश देशमुख, जो कि एक नंबर का घटिया आदमी था और पैसों के लिए सौरभ की मां शालिनी देसाई से शादी कर ली थी। पहले तो उनकी शादी बहुत ही अच्छे से चली, मगर धीरे धीरे रमेश एक वुमेनाइजर बन गया। फिर भी शालिनी देवी ने 20 साल तक अपना शादीशुदा जिंदगी बखूबी निभाया अपने बच्चों के मुंह देखकर। मगर जब उनसे रहा नहींगा तो उन्होंने डाइवोर्स मांग लिया। मगर रमेश जी के पास कोई पैसा और प्रॉपर्टी नहीं था, इस वजह से वह शालिनी जी को डाइवोर्स देने से मना कर दिया। फिर उनके लाइफ में आया काव्या, जो कि उनकी रखेल थी। उन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और प्लान बनाकर काव्या ने पहले सौरभ को फंसाया और फिर रमेश जी ने उसकी मॉम को किडनैप करके 2 दिन पहले उन्हें मार दिया था। ये बात सौरभ को नहीं पता थी। उन्होंने 1 साल से ही शालिनी जी को किडनैप करके रखा था और उसके नाम से उसे ब्लैकमेल करते थे और उन्हें जान से मारने की धमकी देकर बहुत सारे इलीगल काम सौरभ से करवा लिया था, जैसे ड्रग डीलिंग्स, हथियार का स्मगलिंग और भी बहुत सारे गंदे गंदे काम जो कि सौरभ कभी भी नहीं करना चाहता था। मगर जब वह ये सब करने के लिए मना कर दिया तब इन 2 घटिया इंसानों ने उसके भाई भावेश को मारने की धमकी दे दिया और उसे किडनैप भी कर लिया। बाहर आकर काव्या ने रमेश जी को बोल डाली, हमने तो बहुत अच्छी तरह से इन उल्लू को सबक सिखाया है। इसकी मॉम को तो हमने 2 दिन पहले ही ठिकाने लगा दिया था और अब इन दोनों की बारी। फिर उन्होंने बहुत सारा तेल उस फैक्ट्री के बाहर लगाया और उस फैक्ट्री को जला दिया। वैसे भी यह फैक्ट्री घाटे में चल रही थी, इस वजह से इस फैक्ट्री को रमेश जी वैसे भी बंद करने वाले थे। और अब उन्हें सौरभ के इतने सारे प्रॉपर्टी और सौरभ का बना बनाया एंटरटेनमेंट कंपनी भी मिल गया था, जो कि एशिया का नंबर 1 एंटरटेनमेंट हाउस था, जिसके अंदर बहुत सारे उभरते सितारे काम करते थे। उधर फैक्ट्री के अंदर सौरभ और उसका अडॉप्टेड ब्रदर भावेश दोनों ही जमीन पर लेटे हुए थे। भावेश ने सहारा देकर सौरभ को उठाया और बोल, भाई देखो बाहर से धुआं आ रहा है, लगता है वो लोग हमें जलाकर मारना चाहते हैं। सौरभ ने बोला, मुझे यहाँ का एक सीक्रेट रास्ता पता है जो दूसरी तरफ से खुलता है, वह लोग हमें देख नहीं पाएंगे, चलो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चलता हूँ। अब तो मॉम भी नहीं है, हमें उन लोगों डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सौरभ उनसे बतला लगा। सौरभ और भावेश दोनों ही दौड़कर पीछे वाले दरवाजे की तरफ जा रहे थे और तब फैक्ट्री आधे से ज्यादा जल चुकी थी और यहाँ वहां से जली हुई लकड़ी और पोल गिर रहा था। तभी सौरभ को दिखाई दिया कि भावेश के ऊपर एक जलता हुआ पोल गिरने वाला है, मगर भावेश को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। इससे पहले वह पोल भावेश के ऊपर गिरता, सौरभ ने भावेश को दूर धक्का दे दिया और पूरा जलता हुआ पोल सौरभ के ऊपर गिर गया। सौरभ को उस जलता हुआ पोल के नीचे गिरता हुआ देखकर भावेश चिल्लाकर बोल, भाई आपने ये क्या कर दिया, मैं अभी आपके यहाँ से निकाल दूंगा, अब चिंता मत कीजिए, फिर हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे, हमें बदला लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस आप सही सलामत चाहिए। और फूट फूट कर रोने लगा।
सौरभ ने अपनी अधखुली आंखों से बोला, ऊपर भगवान है, उन पर विश्वास रखना। और मैं बदला लेने जरूर लौट के आऊंगा। और मैंने जो तुम्हारे लिए छोड़ा है उसका अच्छे से देखभाल करना। तुम्हें जीना होगा मेरे लिए। हर हर महादेव, ये कहकर उसने अपनी आखिरी सांस छोड़ा। सौरभ की स्पॉट डेथ हो गई और भावेश वहां पर खड़ा खड़ा रोता रहा। ऐसा नहीं था कि सौरभ ताकतवर नहीं था, मगर रमेश और काव्या ने उसके खाने में कुछ ऐसे ड्रग्स दे दिए थे जिस वजह से उसकी बॉडी अंदर से खोखली हो गई थी। मगर जब उसे इस बारे में पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। चट्टू अंजलि सिंघानिया। अब आगे। मुंबई सिटी हॉस्पिटल। एक 22 साल की लड़की अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी और जिसके माथे पर बहुत ही गहरी चोट आई हुई थी। उसे लड़की को देखकर लग रहा था उसे कोई सीरियस इंजरी हुई है। वह लड़की दिखने में बहुत ही ज्यादा दुबली पतली थी। उसके पूरे मुंह पर लिपस्टिक के बने हुए रेड डॉट से भरे हुए थे जो दिखने में बहुत भयानक लग रहे थे। अगर कोई उसके करीब जाकर ना देखे कि यह क्या है तो उसे यह पता नहीं चलेगा कि यह कोई लिपस्टिक के निशान है। उसके बड़े बड़े आंखें थे और आंखों में ढेर सारा काजल लगाया गया था और उसके बाल वापस में चिपके हुए थे क्योंकि बहुत ही ज्यादा तेल लगाया गया था और इतनी ज्यादा हेयर ऑयल लगाने के कारण उसके की बॉडी से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी। इसके बावजूद भी उसकी बॉडी शॉप बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वो एक अस्पताल का गाउन पहनी हुई थी मगर फिर भी उसका फिगर बहुत ही अच्छे से ऊपर कर आ रहा था। कुछ समय बाद उस लड़की ने अपने काजल से सने हुए आंखें धीरे धीरे फड़फड़ाने लगी और उस लड़की को होश आने लगा था। होश में आने के बाद वह लड़की बैठ गई। उसके सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने अपने आप में ही बुदबुदाया, क्या मैं बच गया, क्या मैं उसे आग में नहीं जला। फिर अपने हाथ को देखा, उसका हाथ बहुत ही ज्यादा गोरा कोमल और बेदाग था और बहुत ही पतला था। उसने मन ही मन बोला, मानता हूं कि काव्या ने मुझे जो ड्रग्स दिए थे उसकी वजह से मैं थोड़ा सा कमजोर हो गया था, मगर मेरे हाथ इतने पतले कब हो गए और साथ में क्या उस आदमी ने मुझे जो छोड़ दिया। फिर उसने अच्छे से अपने बड़े बड़े सिल्वर कलर की आंखों से उस पूरे कमरे को देखा। एक अस्पताल का वीआईपी कमरा था। उसके पास बहुत पैसा था मगर भावेश के पास तो कोई भी पैसा नहीं था और उसने जो उसके लिए छोड़ा था उस प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस को एक्टिव करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था क्योंकि लॉयर को कोर्ट की फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी और डॉक्यूमेंट सबमिट करना था। इसलिए बहुत जल्दी भी हो पूरे ऑफिशियल वर्क पूरी होने में भी 7 दिन लग जाते। तो इतनी ज्यादा पैसे उसके पास कहां से आया। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यह लड़की और कोई नहीं सौरभ है, मतलब इस लड़की की बॉडी में सौरभ का आत्मा है। आसान भाषा में कहा जाए तो सौरभ का पुनर्जन्म हुआ है। उसने फिर वीआईपी वार्ड का बेल बजाए तो बाहर से एक फीमेल नर्स आए। सौरभ ने उस नर्स से बोला, क्या आपको पता है मेरा भाई कहाँ पर है, और अगर वो बाहर है तो उसे जल्दी से अंदर भेजिए। तो वो नर्स थोड़ी कंफ्यूज थी क्योंकि यह पेशेंट पूरे 1 महीने से कोमा में है और इसे देखने सिर्फ एक औरत आई थी और वह भी बहुत ही ज्यादा घमंडी और बदतमीज थी, इसलिए कोई भी इस पेशेंट को उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता था। मगर वीआईपी वार्ड के पेशेंट होने के नाते उसे इग्नोर भी कोई नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोली, सॉरी मैम, आपके भाई तो यहाँ पर आपको देखने के लिए एक बार भी नहीं आया। आप तो 1 महीने से कोमा में थी, इस वजह से सिर्फ आपकी मोम ही यहाँ पर आती थी। सौरभ अपने ही सोच में गुम था, इसलिए उसने नर्स की बातों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसने मन ही मन बोला, क्या मुझे यहाँ पर रहते हुए 1 महीना हो गया मगर मेरे भाई एक बार भी मुझे देखने नहीं आया, मगर यह कैसे हो सकता है। और मोम, क्या वह जिंदा है, क्या वह मुझसे मिलने आई थी। यह सोचकर ही सौरभ की आंखें तारों की तरह चमकने लगी। सौरभ ने फिर बोला, तो फिर मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है। तो उस नर्स को उसका सवाल थोड़ा सा अटपटा लगा। उसने बोला, आपके फैमिली मेंबर। यह आंसर सुनते ही उसके चेहरे पर जो खुशी थी वह फिर से मायूसी में बदल गया। अब सौरभ का दिमाग घूमने लगा। उसने मन ही मन बोला, मेरा फैमिली मेंबर, क्या उस आदमी और काव्य ने ही मुझे यहाँ पर एडमिट किया है। शायद इसलिए ही भाई मुझे अभी तक मिलने नहीं आया। उन दोनों ने ही उसे मुझसे मिलने नहीं दिया होगा। क्या उन्हें मेरी सीक्रेट प्रॉपर्टी के बारे में पता चल चुका होगा और अब इसे भी मुझसे छीनना चाहते होंगे। उन दोनों का लालच का कोई अंत नहीं है, मगर इस बार मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उन दोनों की रूह भी कांप उठेगी। मुझे अब अच्छे से रिकवर होना पड़ेगा और फिर उन दोनों से मेरे नाना जी और मॉम की मेहनत की प्रॉपर्टी और कंपनी छीनना होगा। फिर उन्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा। और डेबिल की तरह मुस्कुराने लगा। नर्स जो उसके सामने बैठी थी अजीब नजरों से उसे देखने लगी। ये बात सौरभ ने भी नोटिस कर लिया था, इसलिए उसने उसे हाथों के इशारे से वहां से जाने के लिए बोल दिया। थोड़ी देर बाद बार का दरवाजा खुला और एक मोटी औरत मुंह पर 2.5 किलो का मेकअप थोपकर स्टाइलिश और महंगी साड़ी और हैंडबैग कैरी किए वार्ड के अंदर घुसी।
उसे देखकर ही कोई समझदार बता सकता है कि वह एक चालबाज औरत है और साथ में बहुत ही लालची भी। आते ही उसने अपने मोटे सुअर जैसे मुंह को क्यूट बनाकर बोला, अंजलि बेटा मेरी बेबी, क्या तुम ठीक हो? मुझे तो लगा तुम मर ही जाओगी। और मन ही मन बोली, यही तो अफसोस है कि तुम मरी नहीं, अगर तुम मरती तो मेरी बेटी का रास्ता साफ हो जाता। सौरभ बेचारा मन ही मन सोच रहा था, अब इस चुड़ैल कौन है और यह मुझे अंजलि क्यों कह रही है, और कितना ज्यादा बदबू आ रहा है, कितनी घटिया क्वालिटी की परफ्यूम यूज करती है ये औरत। तुम्हारी बहन तो राजवीर के साथ ऑस्ट्रेलिया बिजनेस ट्रिप पर गई हुई है न, इस वजह से वह तुम्हें देखने नहीं आ पाया। पर उसे ना तुम्हारी बहुत ज्यादा टेंशन होती रहती है। तुम्हें तो पता ही है ना तुम्हारी बहन तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करती है। आखिर तुम हमारी सिंघानिया परिवार की इकलौती बेटी जो हो। और फिर उसे कसकर हक कर लिया। अब बेचारा सौरभ का दिमाग फटने लगा। उसने जोर से उस मोटी औरत को धक्का देकर बोला, है मोटी, यह क्या तमाशा बनाकर रखा है? अगर तुझे मैं पसंद हूं तो आई एम सॉरी, मैं बुद्धियों में इंटरेस्टेड नहीं हूं। और तेरे जैसे मेकअप की दुकान में तो एकदम नहीं जा, अपने जैसा कोई बुढ़ा ढूंढ ले। धक्का लगने के कारण वह मोटी औरत डिसबैलेंस होकर जमीन पर गिर गई और जोर से चिल्लाकर बोली, हाय मेरा कमर टूट गया रे, इस मनहूस ने मेरी कमर तोड़ दिया। तारांकन, तो क्या लगता है आपको कौन है ये औरत? क्या कनेक्शन है इसका सौरभ के साथ? और कौन है यह अंजलि सिंघानिया? चथरी एक लड़की। अब आगे। मोटी औरत ने खुद को जैसे तैसे करके जमीन से उठाया और उसके पास जाकर उसको एक तमाचा मारने वाला था कि तभी सौरभ ने उसका हाथ पकड़ लिया और मरोड़ते हुए बोला, ना 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 ना, मुझे मारने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारा एक हाथ ना मैं तोड़ के रख दूंगा। और फिर करते रहना अपने सुअर जैसे मुंह पर एक हाथ से मेकअप और हाथ झटक दिया। मोटी औरत को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और बोला, अंजलि यह कब बदतमीजी है? क्या तुम अपने मॉम से बात करने का तरीका भूल गए हो? या फिर तुम्हें ये लग रहा है तुम राजवीर कपूर की वाइफ हो इसलिए तुम जो चाहे वह कर सकते हो? या फिर यह भूल गई कि कुछ महीने बाद तुम्हारा डाइवोर्स होने वाला है और उसके बाद तुम्हारी बहन राजवीर से शादी करने वाला है, इसलिए हवा में उड़ना बंद करो। और फिर शक भरी नजरों से सौरभ को देखकर बोला, कहीं तुमने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया? क्या तुम राजवीर को डाइवोर्स नहीं दोगे? देखो तुम्हारी बहन राजवीर से बहुत प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हें उसे डिवोर्स देना ही होगा। और वैसे भी तुम्हारी सास भी तुम्हें पसंद नहीं करती, वह भी चाहते हैं कि तुम जितनी जल्दी हो सके राजवीर को डिवोर्स दे दो। ये कहते वक्त उनके आंखों में नफरत और गुस्सा दोनों ही नजर आ रहा था। सौरभ को अब गुस्सा आने लगा था क्योंकि यह औरत बार बार उसे अंजलि पुकार रही थी, जबकि वह एक लड़का है और उसका नाम सौरभ है। फिर सौरभ ने एक गहरी सांस ली और खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और बोला, देख बुद्धि में कोई अंजलि बंजलि नहीं हूं, इसलिए बार बार मुझे अंजलि कहना बंद कर और यहां से चुपचाप दफा हो जा, वरना मैं गार्ड बुलाकर तुझे जबरदस्ती यहां से निकाल दूंगा। मगर उस बेशर्म औरत पर सौरभ की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसे औरत ने उसके पास जाकर धीरे से बोला, अंजलि बेटा, क्या तुम अपनी मॉम से नाराज हो क्योंकि वह तुम्हें देखने नहीं आई? मगर मैं तो तुम्हें देखने के लिए आया करती थी ना, तुम कोमा में थी इसलिए तुम्हें नहीं पता। यहाँ के डॉक्टर और नर्स बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, जरूर उन्होंने ही मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भरे होंगे। सौरभ हक्का बक्का हो गया क्योंकि यह औरत ही कुछ टाइम पहले उससे इतनी रूडली बात कर रही थी और उसे चाटा भी मारने वाली थी। वह तो शुक्र है उसे ताइक्वांडो आता है और वह एक बहुत ही अच्छा फाइटर भी है, इस वजह से उसने इजीली उस औरत के नेक्स्ट मूव को पहले से ही भांप लिया था। सौरभ ने गुस्से में बोला, अरे मैं बोल रहा हूं ना, मैं कोई अंजलि नहीं हूं। मैं तो बोलते बोलते रुक गया और फिर बोला, दफा हो जाओ यहां से, मैं तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मगर वह औरत एक इंच में नहीं हिली और उसने बोला, बेटा मुझे ना थोड़े से पैसे की जरूरत है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? सौरभ को अब गुस्सा आने लगा और उसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसने गुस्से में बोला, यहां पर मैं मर रहा हूं और सबको पैसा चाहिए। सौरभ गुस्से में बाट का बेल दबाता है और तुरंत ही एक नज वहां पर आ जाता है। सौरभ ने गुस्से में बोला, इस औरत को अंदर क्यों घुसने दिया? जाओ इसे बाहर फेंक कर आओ, और मैं जितने दिनों तक अस्पताल में हूं इसे यहां पर घुसने मत देना। अब उस मोटी औरत ने अपने अच्छाई का मुखौटा फेंक कर बोला, अंजलि तुम्हें अच्छा नहीं कर रही हो, मुझे लगता है इस नाज ने ही तुम्हें कुछ बोला है मेरे बारे में। और फिर गुस्से से उसने उसको देखकर बोला, तूने मेरी बेटी को क्या बोला है मेरे बारे में? इसलिए वह ऐसी बेहकी बेहकी बातें कर रहा है और मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। लगता है तुम्हारे डॉक्टर ने ही इसे कोई गलत मेडिसिन दे दिया होगा। कहाँ है डॉक्टर? अभी के अभी यहाँ पर बुलाओ।
सौरभ का बहुत मन कर रहा था इस औरत को पटक पटक के मारने का, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और नस को बोला बाहर जाकर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप उस मोटी औरत को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने पास में खड़े नस को वार्निंग देते हुए बोला मुझे मेरी बेटी पहले जैसी चाहिए, राजवीर कपूर की वाइफ है ये। अगर इसे कुछ हुआ तो तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं, पूरी हॉस्पिटल को बर्बाद कर दूंगी, और पैर पटक कर वहां से चला गया। उस मोटी औरत के जाने के बाद उसे नस ने एक चैन की सांस ली। यहाँ के सभी डॉक्टर और नर्स पहले से ही इस औरत पर बहुत ही ज्यादा छिड़े हुए थे, क्योंकि यह औरत बहुत ही घमंडी और लालची किस्म की बदतमीज औरत थी। जब जब यहाँ पर आती थी तब तक उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव करती थी। मगर आज जब उसने देखा कि पेशेंट उठने के बाद इस औरत को अच्छी तरह से सबक सिखाया है तो उस नर्स का नजरिया सौरभ के प्रति बदल गया। उसे नर्स ने बोला थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छी हो। जब हम सब ने सुना था कि आप उस औरत की बेटी हो तो हमें लगा कि आप उनके जैसे बदतमीज और घमंडी होंगे, मगर आप तो बहुत अच्छी हो। सौरभ कुछ बोल पाता उससे पहले वह नर्स वहां से चली गई। सौरभ का दिमाग अब पूरी तरह से हिल गया था। जो भी आ रहा था उसे सिर्फ लड़की और मैडम ही बोल रहा था। पहले वह मोटी औरत उसे अंजलि अंजलि बोल रहा था, अब ये नर्स उसे मैडम मैडम बोल रही है। आखिर हो क्या रहा है उसके साथ? उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उसने सोचा कि जाकर एक बार बाथरूम के मिरर में खुद को देखकर आता हूं, आखिर माजरा क्या है। थोड़ा सा फ्रेश भी हो लूंगा क्योंकि बहुत अनईजी फील हो रहा है। सौरभ बाथरूम में घुसा और मिरर में अपने फेस को देखा और मिरर में एक लड़की की फेस देखकर वो जोर से चिल्ला उठा और वहां पर ही बेहोश हो गया। तारांकन, तो क्या लगता है आपको सौरभ को जब पता चलेगा कि उसका रीबर्थ हुआ है तो क्या होगा उसका रिएक्शन? होश में आने के बाद क्या होगा सौरभ का नेक्स्ट स्टेप? और कौन थी वो मोटी औरत और क्या है उसका मकसद? फोर्थ सुंदरता और इंट्रोडक्शन। अब आगे। सौरभ के बेहोश होने के बाद उसके सामने एक रोबोटिक वॉइस आई, सौरभ तुम्हें जिंदगी जीने का एक और मौका मिल रहा है, मगर इससे पहले कि तुम अपना बदला लो तुम्हें इस लड़की की मदद करनी पड़ेगी। फिर वह वॉइस गायब हो गया। सौरभ के सामने अंजलि की लाइफ पूरी किसी रील की तरह चलने लगी। अंजलि जब 16 साल की थी तब उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उसके पास अपनी बचपन की कोई मेमोरी नहीं है। उसके पास सिर्फ अपने पिछले 5 साल की ही मेमोरी है, मतलब अंजलि की एज 21 साल है। सौरभ को अंजलि की मेमोरी से जितना पता चला कि अंजलि सिंघानिया इकलौती बारिश है। सिंघानिया फैमिली मुंबई की जाने माने रईस फैमिली से आती थी। सिंघानिया फैमिली सौरभ के देसाई फैमिली जितना अमित तो नहीं था, मगर फिर भी ये लोग टॉप 10 में आते थे। और सबसे पहले नंबर पर आता था कपूर फैमिली, उसके बाद खन्ना फैमिली और उसके बाद आता था देसाई फैमिली, मतलब सौरभ के नाना का फैमिली। और इन सब को कंट्रोल करता था डिसूजा फैमिली, मतलब कि सभी अमीर परिवारों का हेड जयंत डिसूजा, एक मिस्टीरियस आदमी। इसके बारे में बहुत सारी अखबारें हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्रूर है और इसने अपनी पहले पत्नी को खुद अपने हाथों से मारा है। और यह हमारे स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, और यह पॉजिटिव कैरेक्टर है या निगेटिव कैरेक्टर ये हमें बाद में पता चलेगा। अब हम थोड़ी सी अंजलि के बारे में जान लेते हैं। अंजलि हमारी कहानी की हीरोइन है। उनकी एज 21 साल है। उनकी हाइट 5 फुट 2 इंच है। ये देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं है, मगर किसी कारण से अपनी खूबसूरती छुपा कर रखती है। सिल्वर कलर की बड़ी बड़ी आंखें, हॉट शेप, हॉट तीखी छोटी नाक और गोल मुंह के साथ किसी डॉल की तरह लगती है। इनकी स्किन किसी बच्चों की तरह कोमल और गहरा है, और साथ में इनकी बाल कमर जितनी लंबी है और फिगर किसी हॉट एंड सेक्सी मॉडल की तरह है। और अंजलि ने मास कम्युनिकेशन में मां किया हुआ है। साथ में वह एक अच्छी सिंगर और डांसर भी है। उसका सपना है एक बहुत बड़ा सिंगर बनना। अंजलि की मॉम का नाम रचना सिंघानिया है, जो कि एक लालची औरत है और अंजलि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अंजलि आज तक नहीं समझ पाए उनकी सगी बेटी होने के कारण भी रचना जी उसके साथ ऐसे बर्ताव क्यों करती है। उनकी एज 45 साल है और यह किसी हाथी जितनी मोटी है। यह एक हाउसवाइफ है, इन्हें पैसा खर्च करने के अलावा कुछ नहीं आता। अंजलि की पापा का नाम है राज सिंघानिया। यह एक मिस्टीरियस पर्सन है जिसे अंजलि आज भी नहीं समझ पाए, क्योंकि वो ज्यादातर टाइम बाहर ही रहते थे, कभी कभी कुछ साल गायब रहते थे और कभी कभी कुछ महीने बाद ही वापस लौट आते थे। मगर जब भी आते थे ज्यादातर टाइम अंजलि के साथ ही बिताते थे और अपनी वाइफ को ज्यादा टाइम ही नजरअंदाज कर देते थे। उसके डैड बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, किसी प्रिंस की तरह। उनके एज 48 साल है, मगर दिखने में वह किसी 35 साल की नौजवान लगते हैं। और मिस्टर राज पैसे से एक बिजनेसमैन है और साथ में सिंघानिया कंपनी के CEO भी।
पर अंजलि को आज तक ये समझ में नहीं आया इतने टैलेंटेड होने के बाद भी उन्होंने क्यों रचना जैसी एक बेकार औरत से शादी की है। अंजलि के सिवा रचना की एक और बेटी था जो कि अडॉप्टेड है, जिसका नाम है तानिया सिंघानिया। ये रचना की अडॉप्ट बेटी है, मगर यह भी रचना की तरह ही बहुत ही ज्यादा शातिर और मक्कार औरत है। दिखने में किसी चुड़ैल की तरह लगती है और हर वक्त मुंह पर 2.5 किलो की मेकअप पोत कर रखती है। सबके सामने बहुत ही ज्यादा भोली और मासूम बनती है, मगर जब कोई भी नहीं होता तो अंजलि को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है और इसकी नज़र हर वक्त अंजलि के पति की ऊपर बनी रहती है और यह हर वक्त अंजलि के ससुराल में ही पड़ी रहती है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अंजलि की सास को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। श्रीमती कपूर की कहने पर ही तानिया को राजाबीर कपूर की पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर रखा गया है, क्योंकि उसकी सास चाहती है कि राजवीर जितनी जल्दी हो सके अंजलि को डिवोर्स देकर तानिया से ही शादी करें। राज सिंघानिया अपनी अडॉप्टेड बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। वह तो उसे अडॉप्ट भी नहीं करना चाहते थे, मगर रचना जी की वजह से उन्हें अडॉप्ट करना पड़ा। दिनेश सिंघानिया यह अंजलि के दादाजी है और राज सिंघानिया के बाद जो अंजलि से सबसे ज्यादा प्यार करते थे वह ही है। दिनेश सिंघानिया एक बहुत ही नेक दिल इंसान है और साथ में अपने पोती अंजलि को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये बात ना बोलना गलत होगा कि इन्होंने कभी तानिया से प्यार करने की कोशिश नहीं की, मगर तानिया एक बहुत ही ज्यादा फेक और मतलबी लड़की थी जिसे अपने इलाहाबाद किसी और की नहीं पड़ी थी, इसलिए उसने कभी इनके प्यार की कदर नहीं की। हाँ, दिनेश जी को अपना फेक प्यार शो जरूर करती थी क्योंकि उसे उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा जो चाहिए था। ये बात दिनेश जी को बहुत जल्दी ही पता चल गई थी, इस वजह से उन्होंने उससे दूरी बना लिया था। इनकी उम्र 60 साल है, मगर फिर भी ये दिखने में 50 साल से ज्यादा नहीं लगते क्योंकि खुद को बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखते हैं और ये सिंघानिया कंपनी के प्रेसिडेंट है। इनके कहने पर ही अंजलि ने दिनेश जी के सबसे करीबी दोस्त अभय कपूर के सबसे बड़े पोते राजवीर कपूर से शादी कर लिया था। शादी के बाद अंजलि तो राजवीर को मन ही मन पसंद करने लगी थी, मगर राजवीर हर टाइम अंजलि से दूर ही रहता था और उसके साथ रूडली पेश आता था। कुछ समय बाद अंजलि सौरभ को अब हम अंजलि ही बुलाएंगे हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी और उसके आसपास एक डॉक्टर और वो नर्स खड़ी थी जिसके सामने उसने अपनी मॉम को डराकर भगाया था। उस नर्स ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर इस पेशेंट को क्या हुआ है? थोड़ी देर पहले तो ये बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी और पूरे नॉर्मल तरीके से बात भी कर रही थी, मगर जब मैं इनके लिए लंच लेकर आई तो मैंने इन्हें वार्ड अंदर नहीं देखकर बाथरूम में देखा तो यह मुझे वहां पर बेहोश मिली और उनके मॉम भी बोल रहे थे कि यह उन्हें पहचानने से इनकार कर रही है। तो डॉक्टर ने अंजलि के मेडिकल रिपोर्ट देखकर बोला, इनके सर में बहुत ही जोर से किसी ने वार किया है, इसके वजह से शायद यह अपनी पुरानी मेमोरी भूल चुकी है। शायद किसी वजह से उन्होंने अपनी पुरानी मेमोरी को रिकवर करना चाहा जिस वजह से वह बेहोश हो गई और यह बात बिल्कुल नॉर्मल है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और फिर नर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देखकर वह डॉक्टर वहां से चली गई। डॉक्टर के जाने के कुछ समय बाद अंजलि को होश आ गया था। होश आने के बाद उसने तुरंत ही नस से एक शीशा मंगवाया और अपने आप को देखने लगी और फिर खुद को एक चिकुटी काटी। जब वह पूरी तरह से श्योर हो गई कि उसका रिवर्स हुआ है तो बेचारी की शक्ल रोने जैसी हो गई थी। उसने भगवान को कोसते हुए कहा, भगवान आप बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो, महान हो, यह मैं मानता हूँ। आपने मुझे एक नई लाइफ दी, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक यू। मगर आपने मुझे क्यों उस सेल्फ ऑब्सेस्ड कुडू अरियल घमंडी इंसान का वाइफ बनाया? उसके साथ मैं बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। मगर फिर उसे उस ऑटोमेटिक आवाज की याद आई जिसने बोला था कि अंजलि की लाइफ को सुधारना है। तो उसने अपने आप से बोला, उस अकुडू से दूर रहकर भी मैं इस लड़की की भलाई कर रही हूँ। वैसे ही वह अकुडू इसे पसंद नहीं करता और इस बेचारी को दुख देता रहता है। मुझे जल्द से जल्द उससे डिवोर्स लेना पड़ेगा। पहले मैं अपनी रिकवरी पर फोकस करूंगी, उसके बाद उसको डिवोर्स देकर अंजलि की लाइफ बहुत ही अच्छा बना दूंगी। फिर मैं लूंगी अपना बदला और साथ में मुझे अंजलि की ड्रीम पूरा करना है, उसे एक सिंगर बनना है। फिर सौरभ सोच रहा था कि अंजलि को इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी, उसके डैड और दादाजी कहाँ पर है? वह लोग तो अंजलि से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्या उन्हें नहीं पता अंजलि 1 महीने से कोमा में थी? तारांकन नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे राजवीर कपूर के बारे में। चैप्टर 5 राजवीर कपूर और उसकी फैमिली। अब आगे 2 लड़के आपस में बात कर रहे थे। एक लड़का बहुत ज्यादा गोरा और बहुत ही हैंडसम था, किसी प्रिंस की तरह, मगर वो व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था और दूसरा सांबले रंग का था और सोफे पर बैठा हुआ था। दोनों लड़के आपस में कुछ बात कर रहे थे।
सांवले लड़के ने गोरे लड़के से बोला, अरे यार रामू, मैंने सुना है कि तेरी वाइफ की एक्सीडेंट हो गई है और उसे सर पर बहुत ज्यादा चोट आई है और डॉक्टर से पता चला है कि उसकी याददाश्त चली गई है। तुझे तो उसे देखने जाना चाहिए, आखिर फर्ज बनता है तेरा, तू पति है उसका। तो उस गोरे लड़के ने गुस्से से उस सांवले लड़के को घूरा और बोला, वह मेरी कोई पत्नी बत्नी नहीं है। तुझे पता है ना, मैं उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और मेरी फैमिली में कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। वो सिर्फ एक डरपोक लड़की है और मॉम को भी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। सिर्फ और सिर्फ दादाजी की कहानी पर ही मैंने उससे शादी की थी और आप तो दादाजी भी चाहते हैं कि मैं उसे डिवोर्स दे दूं। बस वो एक बार ठीक हो जाए तो मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा। तो फिर उस सांबले लड़के ने बोला, ठीक है, तुझे जो करना है कर लेना, मगर बाद में पछताना मत। एक्चुअली मुझे ये फीलिंग आ रही है कि तुम बाद में अपने इस डिसीजन पर बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करने वाला हो। तो उस गोरे लड़के ने अपने ऊपर प्राउड फील करते हुए बोला, मेरे जैसे परफेक्ट हैंडसम बंदे को बहुत सारे खूबसूरत मॉडल मिल जाएगी, मुझे उस जैसी बदसूरत बतख की कोई जरूरत नहीं है। ये गोरा लड़का और कोई नहीं, अंजलि का पति राजवीर था और वो सांवला लड़का उसका बेस्ट फ्रेंड जिमी था। फिर जिमी थोड़ा सीरियस होकर बोला, तुझे पता है तेरी गर्लफ्रेंड की मौत हो चुकी है और वह भी कल। गर्लफ्रेंड की जिक्र होते ही राजवीर का चेहरा डार्क हो गया और उसके आंखों में उदासी दिखाई देने लगी, मगर उसने अपने फेस पर यह नहीं आने दिया और बोला, वो यही डिजर्व करता है। मैंने उसे बहुत बार समझाया था कि उसके पापा ठीक इंसान नहीं है, मगर उसने अपने पापा के बहकावे में आकर मेरे साथ दोस्ती खत्म कर दिया और मुझे ऐसे दोष का भागीदार बना डाल जो मैंने कभी किया ही नहीं। तो जिमी थोड़ा सीरियस होकर बोला, देख भाई रामू, मुझे नहीं लगता इसमें उसका कोई दोष है। अगर तुझे कोई कहेगा कि तेरा पापा ठीक इंसान नहीं है तो तू भी वही करता, मगर अब की सिचुएशन अलग है। अगर बचपन में तुझे कोई बोलता तेरे पापा गलत इंसान है तो जो सौरभ ने किया है वही तुम भी करते। उस समय सौरभ एज सिर्फ 16 साल का ही तो था, उसे क्या दुनियादारी की समझ होगी। क्यों, तूने तब कैसा रिएक्ट किया था जब तुझे पता चला था कि तेरे पापा तेरे मॉम को चीट कर रहे हैं? मुझे लगा था कि तब तू अपनी गलती रियलाइज करेगा और उसे जाकर सॉरी बोलेगा। तुझे उसके सिचुएशन के बारे में पता था, मुझे पता था कि उसकी लाइफ डेंजर में है। तू चाहता तो उसे बचा सकता था, मगर तुझे तो अपनी सो कॉल्ड ईगो की पड़ी थी। मैं बचपन में जब तुम दोनों को देखता था तो मुझे बहुत जलन होती थी। मुझे क्यों, इनफैक्ट स्कूल के हर बच्चे को तुम दोनों से जलन होती थी। तुम दोनों की दोस्ती जय और वीर की तरह थी और तुम दोनों तो हर वक्त अपने आप से ही चुपके रहते थे, इसलिए सब लोग तुम्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलकर चिढ़ाते थे। जब तुम दोनों की दोस्ती टूटी तो किसी को बिलीव नहीं हुआ था, मुझे भी नहीं। मेरे साथ एक चीज अच्छा हुआ था कि उसके जाने के बाद मुझे तुम्हारी लाइफ में एंट्री मिल गई थी। जिमी की बात सुनकर राजवीर को बहुत ही बुरा लगा। उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन तब हुआ था जब उसे पता चला था कि उसके सबसे करीब दोस्त का जान खतरे में है। उसने उसे बचाने के लिए लोग भी भेजे थे, मगर तब तक देर हो चुकी थी। लास्ट में उसे खबर मिला कि वह अब नहीं रहा, सिर्फ उसके भाई ही जिंदा है और उसके भाई राजवीर के पास ही था। जब तक उसे सौरभ की प्रॉपर्टी नहीं मिल जाती तब तक वो ही उसकी देखभाल करेगा। भावेश को राजवीर और सौरभ की झगड़े के बारे में मालूम था और वह खुद भी राजवीर के एहसान नहीं लेना चाहता था, मगर राजवीर ने उसे शक्ति से जाने से मना कर दिया और यह भी बोला कि तुम उसके भाई मतलब मेरी भी भाई हो। मैंने अपने दोस्त को खोया है, भाई को खोना नहीं चाहता। और उसकी ऐसी इमोशनल बात सुनकर भावेश ना चाहते हुए भी राजवीर के साथ रहने के लिए मान गया था। एक्चुअली भावेश एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान था, इस वजह से तुरंत राजवीर के बातों में आ गया। अब थोड़ा राजवीर कपूर के बारे में जानते हैं। राजवीर कपूर हमारी कहानी का हीरो है जिसकी उम्र 28 साल है। वो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है। अपनी तारीफ करना और दूसरों को नीचा दिखाना राजवीर का सबसे पसंदीदा हॉबी है और अंजलि बहुत बार इसकी शिकार भी बन चुकी है। जब जब वो राजवीर के सामने जाती थी तब तक राजवीर उसे बदसूरत बतख और ना जाने क्या क्या बोल बोलकर उसे इतना ज्यादा इंसल्ट करता था कि बेचारी रोई देती थी। राजवीर अपनी खूबसूरती को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था और होता भी क्यों ना, वह दिखने में किसी प्रिंस से कम नहीं था। 6 फुट 2 इंच हाइट, जिम में बनाई हुई मस्कुलर बॉडी, गोरा रंग, नीले कलर की नशीली आंखें जिसे देखकर कोई भी दिल हार बैठे, और फेशियल फीचर्स किसी मॉडल की तरह शार्प थे। सब मिलकर राजवीर किसी भी लड़की का सपनों का प्रिंस चार्मिंग था। मगर राजवीर की एक बुरी आदत थी, वह हर वक्त लोगों को अपने से नीचे ही समझता था। चाहे वह इंसान सीनियर है या जूनियर, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर उसकी एक अच्छी आदत भी थी, अगर कोई बुरा करे तो उसके साथ बुरा ही करता था और अच्छे के साथ अच्छा।
वह कभी किसी गलत काम में किसी का साथ नहीं देता था। और साथ में राजवीर ने 5 साल आर्मी में भी काम किया है और आर्मी का सबसे हाई रैंक सीक्रेट मिशन करने वाला ग्रुप ब्लैक फ्लेम का लीडर भी है। मगर 5 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से उसे आर्मी छोड़ना पड़ा और घर आकर अपनी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा। राजवीर अपनी फैमिली बिजनेस कपूर इंडस्ट्री का भी सीईओ है और साथ में उसका खुद का भी आरएस एंटरटेनमेंट नाम का एक कंपनी भी है। इस कंपनी ने बहुत सारे ए लिस्टेड उभरते सितारे दिए हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को। हाय बंदा कितना अच्छा है ना, अगर यह किसी को प्यार करेगा तो टूट कर करेगा और इसका मिसाल हमें आगे जाकर देखने को मिलेगा। राजवीर खुद को एक परफेक्ट इंसान मानता था, वही अंजलि बिल्कुल उसकी ऑपोजिट थी। अंजलि बहुत खूबसूरत थी, यह बात सिर्फ उसके डैड राज को ही पता था। उसकी असली खूबसूरती आज तक किसी ने नहीं देखी और किसी कारण से वह ऐसे ही मेकओवर करके रखती है और साथ में वो जो तेल अपने बालों पर लगती है उसमें से बहुत बदबू भी आती थी। इस वजह से उसे पसंद करता और किसी नसिखिया का एवरेस्ट पर ट्रैकिंग करने जाना एक जैसी बात है। अंजलि से शादी करके आने के बाद राजवीर ने ओल्ड कपूर मेंशन छोड़ दिया था और अपने विला में ही रहने लगा था। 2 महीने पहले जब वो अपने घर गया था तब अंजलि उससे बात करने की कोशिश की थी और तभी राजवीर ने अंजलि को बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोल दिया था और गुस्से में गाड़ी चलाने के कारण राजवीर का कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से राजवीर का पैर फ्रैक्चर हो गया और उसके शरीर का निचला हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया था। राजवीर और सौरभ दोनों ही बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, मगर किसी गलतफहमी के चलते जो कि दिनेश जी ने उन दोनों के बीच फैलाया था, उन दोनों की दोस्ती टूट गई। और क्यों टूटी और कैसे टूटी ये आपको बाद में पता चलेगा। और हाँ, राजवीर बहुत ही लॉयल बंदा है। वह अंजलि को पसंद नहीं करता था मगर उसे कभी भी चीट नहीं किया। राजवीर को भी तानिया कुछ खास पसंद नहीं है मगर अंजलि से दूर रहने के लिए वो तानिया का यूज किया करता था, मगर असल में वो तानिया से अंजलि से भी ज्यादा चिढ़ता था। अब राजवीर के फैमिली मेंबर से और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से मिलते हैं। नीलम आहूजा ये राजवीर की मॉम है और किसी मॉडल की तरह खूबसूरत है। इनकी एज 45 प्लस है मगर इन्हें देखकर 30 साल की जवान लड़की समझकर कोई भी धोखा खा सकता है। इनका राजवीर के पापा से 5 साल पहले ही डाइवोर्स हो चुका है, अब ये सिंगल है। इनके 3 बेटे हैं, एक का नाम राजवीर है, दूसरे का नाम हर्ष है और सबसे छोटे बेटे का नाम राहुल है। मिसेज नीलम आहूजा एक जाने माने रईस खानदान की इकलौती बेटी थी और साथ में यह एक इंटरनेशनल मॉडल भी है, मगर यह अंजलि को कुछ खास पसंद नहीं करती क्योंकि उनका बेटा अंजलि से पसंद नहीं करता। मगर यह कोई बुरी इंसान नहीं है, ये तानिया को इसलिए पसंद करती है क्योंकि तानिया हर वक्त उनके सामने अच्छे बनने का ढोंग करती रहती है। अखिल कपूर यह राजवीर के पिता है। इनकी एज 50 प्लस से और दिखने में थोड़े हेल्थी है। यह एक बहुत ही ज्यादा शातिर और मक्कार इंसान है। इन्होंने अपने पत्नी को चीट करके एक बार में काम करने वाली लड़की से शादी कर लिया, जो कि उनकी उम्र से 20 साल छोटी है और उनके साथ एक 18 साल का बेटी और 14 साल का बेटा भी है। राजवीर और राहुल दोनों ही अपने पिता को नफरत करते हैं, मगर हर्ष अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता है और मिस्टर अखिल कपूर के रखेल ने भी हर्ष को अपने प्यार के जाल में फंसा कर रखा है। इस वजह से हर्ष अपनी मॉम से नफरत करता है। हर्ष कपूर राजवीर का दूसरे नंबर का भाई है और यह अपने परिवार के सभी मेंबर से बहुत ज्यादा नफरत करता है, सिवाय अपने पापा के, क्योंकि अखिल जी के दूसरे पत्नी ने हर्ष के अंदर उसके अपने परिवार और अपने भाई के खिलाफ इतना ज्यादा नफरत भर दिया है कि हर्ष से ही गलत में फर्क करना भूल गया है। हर्ष भी बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है मगर हमारे हीरो से थोड़ा काम, और यह हर वक्त अपने बड़े भाई राजवीर से कंपटीशन करता रहता है। और हर्ष बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। हर्ष भी अपनी मॉम की तरह एक इंटरनेशनल सुपर मॉडल है। राजवीर को नीचा दिखाना इसका सबसे पसंदीदा काम है और इनका एज 24 वर्ष है। राहुल कपूर यह कपूर फैमिली का सबसे लाडला बेटा और सबसे छोटा बेटा है। इसे हम राजवीर के पूछ कह सकते हैं। यह अपने बड़े भाई राजवीर को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, मगर अपने दूसरे भाई हर्ष को उतना ही ज्यादा ना पसंद करता है क्योंकि हर्ष राजवीर को पसंद नहीं करता था। और राहुल ही एक ऐसा इंसान था जिसने कभी भी अंजलि के साथ ना कोई बुरा बर्ताव किया था ना अच्छा। राहुल एक फेमस लिस्टेड सुपरस्टार है, इसके वजह से ही राजवीर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना इन्वेस्टमेंट चालू किया था और आज वह कंपनी पूरे देश में 3 नंबर पर आते हैं, क्योंकि पहले नंबर पर तो सौरभ का कंपनी आता है और दूसरे नंबर पर भी सौरभ का ही कंपनी आता है, मगर दूसरा वाला भी सौरभ का ही है। ये बात किसी को नहीं मालूम मगर बहुत जल्द ये पब्लिक होने वाला है। अभय कपूर राजवीर के दादाजी है, इनके उम्र 65 साल है।
ये कपूर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है और यह बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के इंसान है। राजवीर भी इन्हीं पर ही गया है। इन्हें जब पता चला था इनका बेटा बाहर किसी दूसरी लड़की के साथ इन्वॉल्व है, तभी उन्होंने अखिल जी को अपने जायदाद से बेदखल कर दिया था और घर से भी निकाल दिया था। इस वजह से ही डाइवोर्स होने के बाद भी नीलम जी ओल्ड कपूर मैंशन में ही रहती है। पूरे कपूर फैमिली में यही एक ऐसा इंसान है जो कि अंजलि को दिल से प्यार करते थे, मगर अपने पोते के एक्सीडेंट के बाद वह अंजलि से नाखुश रहने लगे थे और अब वह चाहते हैं कि उनका पोता जल्द से जल्द अंजलि को डिवोर्स देकर अपनी लाइफ की नई शुरुआत करे। शीतल कपूर यह राजवीर की सौतेली माँ है और यह एक बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश औरत है। इनकी एज 30 साल है और मर्दों को कैसे फंसाते हैं और लुभाते हैं ये काम इन्हें बखूबी आता है। ये हर वक्त मुंह पर 2.5 किलो का मेकअप और रिवीलिंग कपड़े पहनकर रहती है। जब भी कोई अमीर लड़का दिखता है तो उनके साथ अपनी बेटी की सेटिंग करवाने के लिए लग जाती है और इन्हें प्लानिंग प्लॉटिंग करना और चालबाजी करना सबसे ज्यादा पसंद है। इनके एक बेटी जिसका नाम लीना कपूर है और एक बेटा है जिसका नाम अमय कपूर है। लीना अपनी मॉम की तरह ही चालबाज है। इनकी उम्र सिर्फ 18 साल है, मगर इस लीना ने 3 बार अपना अबॉर्शन करवा चुकी है। मगर अमय एक साफ दिल का लड़का है। जिमी कुलकर्णी राजवीर का बेस्ट फ्रेंड है। ये भी राजवीर की तरह ही गुड लुकिंग है, मगर हमारा हीरो सबसे बेस्ट है। जिमी बचपन से ही राजवीर के साथ ही रहा है। इनकी उम्र भी 28 साल है और यह बहुत ही साफ दिल के इंसान है। आज तक कभी भी जिमी ने राजवीर को कोई गलत सलाह नहीं दिया। ये शहर के जाने माने रईस खानदान कुलकर्णी खानदान से बिलोंग करते हैं। राजवीर का और भी 2 दोस्त हैं, जिनमें से एक डॉक्टर और एक साइंटिस्ट है और उनके बारे में हम आगे कहानी में जानेंगे। अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। फिर जिमी बोला, वह सब छोड़, बोल भावेश कहाँ पर है, मैं उससे थोड़ा मिल लूं। तो राजवीर बोला, नीचे कमरे में है, मगर तू उससे किसी और दिन मिल लेना, क्योंकि उसका मूड ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता कोई उससे डिस्टर्ब करे और मुझे लगता है कि उसके साथ जो हुआ है वह सब एक्सेप्ट करने में उसे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, इसलिए तू अभी घर जा। ये सब बोलते वक्त राजवीर के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी दिखाई दे रहा था, इसलिए जिमी ने मूड लाइट करने के लिए बोला, मैंने सुना है तूने उसे छिपकली को हर्ष के साथ भेजा है इंटरनेशनल डील को क्रैक करने के लिए। तुझे पता है ना वह दोनों कैसे हैं, एक प्लेबॉय है और दूसरा गोल्ड डिगर। तो राजवीर बोल, मुझे लगता है कि अब हर्ष को भी बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। तुझे पता है ना वो कितना ज्यादा बिगड़ चुका है। अब अगर मैंने उसे नहीं सुधरा तो वो सच में हाथ से निकल जाएगा और उस औरत का हाथ का कठपुतली बनकर रह जाएगा। ऐसे ही बात करते करते शाम हो चुकी थी और जिमी भी अपने घर जा चुका था। तारांकन 6 मिशन चुड़ैल भगाओ। अब आगे मुंबई सिटी हॉस्पिटल। लगभग 2 महीने हो चुके थे। इस बीच अंजलि ने सिर्फ अपनी रिकवरी पर ध्यान दिया था और अपने पापा और काव्या की हर एक न्यूज से भी अपने आप को दूर रख रही थी। अंजलि आप पहले की तरह बालों में ना ही कोई तेल लगाती थी और ना मुंह पर कोई लिपस्टिक, क्योंकि सौरभ को बहुत अच्छी तरह से मार्शल आर्ट आता था, इसलिए उसकी खूबी अंजलि में भी है। इसलिए उसने सोचा अब मुझे अपनी खूबसूरती छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खूबसूरत हूं, यह मेरे लिए प्राउड करने वाली बात है, ना कि छुपाने की। पूरे अस्पताल में अंजलि की बेदाग खूबसूरती की चर्चा होने लगी थी। बूढ़े से लेकर बच्चों तक सभी लोग उसे पसंद करने लगते थे, क्योंकि अंजलि की चार्मिंग पर्सनैलिटी सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। उसने नर्स के साथ अच्छे संबंध भी बना लिए थे और बॉडीगार्ड को कहकर अपना मोबाइल और क्रेडिट कार्ड भी मंगा दिया था। उधर राजवीर को भी अंजलि की सुंदर होने की बात अपने बॉडीगार्ड से पता चली थी, मगर राजवीर ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके जैसा परफेक्ट और सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो फिर अंजलि किस खेत की मूली नहीं मूली तो लड़के होते हैं गाजर है। अंजलि ने आज सोचा था कि उसका जो दूसरा सीक्रेट कंपनी है उसके कट सीईओ जो कि उसका असिस्टेंट था उसे कॉल करती है और उधर से आवाज आई, ही लो कौन। तो इधर से अंजलि बोली, मैं तुम्हारा सर बोल रहा हूँ। अंजलि का असिस्टेंट जो कि गिरीश था उसने गुस्से में बोला, क्या मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? सुबह के 7 बजे तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। मेरी बस की डेथ हो चुका है। पूरे 2 महीने हो चुके हैं इस बात को। तो ऐसे बहकी बहकी बातें करना बंद करो, शायद आपकी रात की अभी तक नहीं उतरी। अंजलि को अब गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में बोला, 008, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हें जब से फायर कर दूंगी। आप बेचारा की जो थोड़ी बहुत नींद बची थी वह भी उड़ गया और बोला, बस आप ऐसी लड़की की तरह क्यों बात कर रहे थे? फिर अपने मन में बोला, शायद बस पहले की तरह ही मेरी कोई टेस्ट ले रही है।
फिर अपने आप से बोला नहीं नहीं, क्या यह अब मुझे अफ्रीका भेज देंगे, क्योंकि मैं टेस्ट में फेल हो गया। और बेचारा इतनी जोर जोर से बोल रहा था कि अंजलि को भी उसकी बातें सुनाई दे रहा था। अंजलि ने अब गुस्से में बोला, शट अप यू इडियट, मुझे इरिटेट करना बंद करो वरना सच में तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगी। फिर गिरीश नॉर्मल होकर बोला, सॉरी बॉस, एक्चुअली आपके सो कॉल्ड डैड ने तो मीडिया में ये बोला था कि आपकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो अंजलि बड़े एटीट्यूड के साथ बोली, उस कमीने की बात मत करो जो कि अपने औलाद का सगा नहीं हुआ तो किसी और का क्या सगा होगा। उसने मुझे मार दिया है और भगवान ने भी मुझे एक दूसरा मौका दिया है अपनी लाइफ जीने का। अंजलि के बातें गिरीश की सर के ऊपर से जा रहा था, इसलिए उसने बोला, बस क्या आप ठीक है, क्या मैं आपसे मिलने आऊं। तो अंजलि ने उससे अपने लिए एक लैपटॉप और जो डॉक्यूमेंट में उसकी सिग्नेचर ना करने की वजह से अब तक पेंडिंग पड़े हुए थे उसे लाने को बोला। और मैंने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर बनाने के लिए बोला था उसका काम कितना आगे बढ़ा है। तो गिरीश थोड़ा झिझक कर बोला, बस वह काम तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, मगर भावेश सर हमारे साथ नहीं रहते। ये बात सुनकर ही अंजलि के आसपास का ऑरा डार्क हो गया था। उसने थोड़े गुस्से में बोला, क्या मतलब वह तुम्हारे साथ नहीं रहता? मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे कुछ भी हो जाए उससे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो फिर कहाँ है वह अब? मुझे अभी के अभी वो मेरे सामने चाहिए। तो गिरीश बोला, उस दिन जब आपने हमें सिग्नल भेजा था उससे पहले ही राजवीर सर के आदमी आप तक पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि आपकी जान खतरे में है। मगर हमारी तरह ही उन लोगों को भी शायद पहुंचने में थोड़ी सी देरी हो गई थी और वह लोग भी आपको नहीं बचा पाए। मगर उन लोगों ने भावेश सर को बचा लिया था और भावेश सर अब राजवीर सर के साथ ही रहते हैं, उनके बिला में। और मुझे भी यही लगा कि हमारे साथ रहने से ज्यादा राजवीर सर के साथ वो ज्यादा खुश रहेंगे। तो अंजलि ने दांत किटकिटाते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वह हमारे पास रहने से ज्यादा उस सड़े हुए करेले के पास ज्यादा सेफ रहेगा? क्या उसकी पावर मुझसे माफिया किंग से भी ज्यादा है? तुम भूलो मत, वो सिर्फ एक रिटायर आर्मी जनरल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और उसका एंटरटेनमेंट कंपनी भी तो मेरे 2 कंपनी के बाद ही आता है। गिरीश ने धीरे से बोलो, बस राजवीर सर को सेल्फ ऑब्सेस्ड बोलते हैं, लेकिन वह खुद भी कितनी बड़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड है यह उनको नहीं पता। अंजलि जी से उसकी पूरी बात सुनाई दे रहा था। उसने गुस्से में बोला, 008, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी नौकरी अब प्यारी नहीं है, इसलिए ही तो तुम्हारे हाथ से ज्यादा आप जुबान चलने लगा है। मुझे लगता है कि मुझे एक नया असिस्टेंट ले लेना चाहिए जो कि सिर्फ मेरी तारीफ करे, ना कि मेरे सामने दूसरों की तारीफ करता फिरे। गिरीश को पता था उसका बॉस राजवीर से कितना ज्यादा नफरत करता है। उसने थोड़े चापलूसी भरे अंदाज में बोला, नहीं नहीं, बस अब तो बेस्ट हो। आप नहीं थे ना, इस वजह से मेरी खुद पर से भरोसा उठ गया था, लेकिन अब आप चले आए हो तो हम भावेश सर को ले आएंगे। तो अंजलि ने गुस्से में बोला, अब तक जो काम तुमसे नहीं हुआ उसे करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने जो काम बोला है उसे ध्यान से करो। और फिर उसने तेरी मुस्कान के साथ गिरीश को कुछ बोला, जिसे सुनकर गिरीश के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मुंबई सिटी हॉस्पिटल, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट। 2 लड़कियां उस डिपार्टमेंट के सामने खड़ी थी। एक लड़की थोड़ी सी मोटी थी और दूसरी लड़की थोड़ी सी अजीब देखने वाली और पतली थी। ये दोनों और कोई नहीं, अंजलि और गिरीश से। अंजलि ने अपना गेट अप बिल्कुल पहले जैसा बना लिया था। मुंह पर लाल लिपस्टिक से निशाना बना लिए थे, आंखों पर बहुत सारा काजल लगा लिया था और साथ में एक मोटे फ्रेम का चश्मा भी लगा लिया था। उसने एक ढीला सा गंदा दिखने वाला सलवार सूट भी पहना था। उसके साथ गिरीश खड़ा था जो कि एक प्रेग्नेंट औरत की तरह दिख रहा था। उसने एक लंबे बाल लगाए हुए था, मुंह पर भर भर के मेकअप किया था, साथ में पैरों में फ्लैट शूज पहने हुए थे और एक ढीला डाला सा गाउन पहना हुआ था और साथ में बेबी बम भी लगाया हुआ था। दोनों को देखकर लग रहा था कि दोनों को ऐसे मिशन पर जाने की पहले से ही बहुत प्रैक्टिस है। दोनों ही एक वीआईपी बार्ड के सामने आकर रुके थे, लेकिन पूरी तरह से उस बार्ड के पास नहीं गए थे, थोड़े दूर से ही उस बार्ड को देख रहे थे। उसे शब्द के सामने 2 बॉडीगार्ड भी दिखाई दे रहे थे। इससे पता चल रहा था कि जो अंदर है वह बहुत ही ज्यादा अमीर परिवार की है। वह दोनों बॉडीगार्ड आपस में बातें कर रहे थे, सर कितना ज्यादा मैडम को प्यार करते हैं ना। वह तो मैडम को आज अकेले भी नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें काम आ गया। तो दूसरा वाला बॉडीगार्ड बोला, हमारी मैडम भी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तो उनका प्यार करना लाजमी है। तो फिर पहले वाले बॉडीगार्ड ने बोला, मैंने सुना है कि सर ने मैडम के लिए अपने पहले वाले पत्नी और बेटे को भी छोड़ दिया। तो उस दूसरे वाले बॉडीगार्ड उसके बात काटने बोल, चुप चुप, इस बारे में कभी भी बातें करना मना है, मुझे पता है ना। अगर सर और मैडम में से किसी ने सुन लिया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। फिर दोनों चुप हो गए।
अंजलि और गिरीश जो कि कुछ ही दूरी पर खड़े थे उन्हें भी इन दोनों की बात सुनाई दे रही थी। उन दोनों के बात सुनकर अंजलि की आंख लाल हो गया और गुस्से में मुठ्ठियां कस ली। गिरीश ने धीरे से बोल, बस शांत रहिए वरना हमारे आज का चुड़ैल भागा और मिशन फ्लॉप हो जाएगा। तो फिर अंजलि ने अपने आप को शांत किया और मन ही मन बोला, अब मैं तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीनने जा रही हो कब्बू डार्लिंग, और पागल की तरह हंसने लगी। बेचारा गिरीश पास में खड़े होकर डर से कांप रहा था, क्योंकि उसे अपनी बॉस की इस डेविल रूप से ही डर लगता था। उसने धीरे से बोला, बस ऐसे पागलों की तरह मत हंसी वरना कोई आपको पागल समझकर उठा के पागल खाने ले जाएगा और इलेक्ट्रिक शॉक देगा, तब मैं भी आपको बचा नहीं पाऊंगा। अंजलि ने गुस्से में गिरीश को घूरा और बोला, शट अप यू इडियट, मैंने तुम्हें पहले से ही बताया था ना, काम ज्यादा करो और मुंह कम चलाया करो। अगर आज हम इस प्लान में फ्लॉप हुई तो मैं तुम्हें मेरे पालतू टाइगर के सामने नागिन डांस करवाऊंगी, यह बात अपने दिमाग में बैठा लो। तारांकन TCH7 तूफानी पहला एनकाउंटर। अब आगे। अंजलि के आंखों का इशारा समझकर गिरीश यो अपने कमर मटका मटका कर चल रहा था और ठीक उस बॉडीगार्ड के सामने आकर गिर गया और पेट में हाथ रखकर बोला, हाय दैया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, अब क्या होगा मेरी और मेरी बेबी का। मेरा कोई हेल्प कर दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। फिर रोने का नाटक करते हुए बोली, ऐसे ही एक अबला नारी को मुसीबत में नहीं देखना चाहिए, तुरंत इसकी मदद करना चाहिए। फिर अपनी नकली आंसू पोंछते हुए आंखों के कोने से उन दोनों बॉडीगार्ड को देखा, फिर बोलना शुरू किया, कुछ ना होगा मुन्ना, तुझे सामने खड़े दोनों गार्ड की और इशारा करके, ये दोनों अंकल है ना, ये जरूर हमारे मदद करेंगे। वह दोनों बॉडीगार्ड जो कि यह ड्रामा देख रहे थे, जब ही उन दोनों का नाम लिया गया वो दोनों ही सकपका गए। उन दोनों ने देखा कि शिवाय उनके कोई भी आसपास नहीं है, तो उन्होंने उस लड़की के पास जाकर बोल, क्या बात है माताजी, आप यहाँ पर गिर कैसे गई। तो उस लड़की ने बोला, पता नहीं भैया जी, क्या आप लोग मुझे थोड़े मेहरबानी करके डॉक्टर के केबिन में ले जाएंगे, बहुत दर्द हो रहा है पेट में, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो मेरे पति घर से निकाल देगा। उन दोनों बॉडीगार्ड ने हिचकिचाते हुए एक दूसरे को देखा और फिर बोला, ठीक है, तो एक ने सहारा देकर उसे उठाया और बोला, चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ। और फिर दूसरे वाले बॉडीगार्ड को बोला, तू रुक, मैडम आए तो उन्हें लेकर सीधा कर की तरफ चले जाना, मेरे लिए वेट करने की जरूरत नहीं। ये बात सुनकर गिरीश के कान खड़े हो गए। उसने फिर से नाटक करते हुए बोला, आप अकेले मुझे कैसे ले जाएंगे भैया जी, मैं अकेले कितनी भारी भरकम हूं और साथ में प्रेग्नेंट भी हूं, इसलिए मुझे आप दोनों के सहारे की जरूरत पड़ेगी। आपकी मैडम जी की तो अभी चेकअप चल रहा है और उन्हें आने में भी टाइम लगेगा, तब तक आप लोग मुझे छोड़कर चले आना। सामने ही तो है डॉक्टर का केबिन, कौन सा हम पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं। उन दोनों बॉडीगार्ड को गिरीश की बात सही लगी, इसलिए दोनों ने बोला, ठीक है, और फिर सहारा देकर गिरीश को लेकर गायनिक डॉक्टर के पास ले जाने लगे। इधर दूसरी तरफ अंजलि पिलर के पीछे छुपे ये सब देख रही थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसने देखा कि बॉडीगार्ड गिरीश के साथ बहुत दूर चले गए हैं और अब वह लोग उसे नहीं देख सकते, तो वह फटाफट से काव्या के वार्ड के सामने आई और वहां पर कुछ लिक्विड सा अच्छे से फैला दिया, मगर उसने इस बात का ध्यान रखा था कि बाकी लोगों को इससे कोई परेशानी ना हो। उसने बार बार इधर उधर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा और साथ में सीसीटीवी का भी अच्छे से ख्याल रखा कि उसका फेस सीसीटीवी में आ तो नहीं रहा। उसका काम होने के बाद उसने गिरीश को एक मैसेज कर दिया। गिरीश भी उन दोनों बॉडीगार्ड को अपने बातों में उलझाकर वहां से पहले फुर्सत में निकल गया। उन दोनों बॉडीगार्ड को भी इसमें कुछ अजीब नहीं लगा, इसलिए वह दोनों भी कुछ टाइम बाद फिर से अपने मैडम के वार्ड के सामने आ गए। अस्पताल के बाहर एक ब्लैक कलर के मर्सिडीज बेंज आकर रुकी और उसमें से एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का बाहर आया। फिर उसने एक व्हीलचेयर निकाला और एक लड़के को सहारा देकर उसमें बैठाया। ये दोनों और कोई नहीं, जिमी और राजवीर थे। जिमी ने मुंह बनाकर राजवीर को बोला, क्या मैं तुझे तेरा केयरटेकर नजर आता हूं? तू हर वक्त अपने रेगुलर चेकअप के लिए मुझे ही ले आता है। तो राजवीर ने मुंह बनाकर बोला, तेरी औकात मेरा केयरटेकर बनने का ही है, मगर तू गलती से मेरी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। जिमी ने उसे गुस्से में घुरा और बोला, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे लाइफ में एक ऐसी लड़की आए जो तुझे बिल्कुल भी तुझे भाव ना दे और तू उसके पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए आगे पीछे घूमता रहे। तो राजवीर ने थोड़ा हंसते हुए बोला, राजवीर कपूर के दिल में जगह बना सके ऐसी लड़की अभी तक बनी नहीं है, तो तेरा ये सपना सपना ही रहने वाला है। जिमी ने पैर पटक कर बोला, तेरे इस हरकत की वजह से ही सब लोग हमें गे समझते हैं। किसी दिन ये लोग मुझे ना तेरी बीवी बना दे। तो राजवीर ने मुंह बनाकर बोला, मेरे उतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम्हें अपना बीवी बनाऊं। जिमी ने थोड़ा सीरियस होकर बोला, तू यहां पर आ ही गया है तो भाभी को भी देख ले।
तो राजवीर ने गुस्से से उसे घुरा और बोला, वह बदसूरत बतख कोई तेरी भाभी बाबी नहीं है। बेचारा राजवीर, उसे नहीं पता था कि कुछ टाइम बाद अपने ही बोल गए शब्दों पर अफसोस करने वाला है। थोड़ी देर बाद अंजलि ने गिरीश को घर भेज दिया था, क्योंकि उसे लग रहा था अगर उन दोनों बॉडीगार्ड को गिरीश के ऊपर शक हो गया तो, इसलिए वह सेफ रहना चाहती थी। गिरीश जाना तो नहीं चाहता था, मगर अपने बॉस के आगे हार मानकर उसे जाना पड़ा। थोड़ी देर अंजलि भी छुपते छुपाते अपने वार्ड के अंदर जाने लगी, मगर उसने ध्यान नहीं दिया था, जल्दबाजी में वह अपने वार्ड के बजाय पास वाले वार्ड में घुस गई है। अंजलि के वीआईपी जोन में सिर्फ दो ही वार्ड है, एक अंजलि का और दूसरा एक स्पेशल शख्स का जो कि कभी कभी आता था। ये बात उसे नस से पता चली थी, और यह भी कि वह इंसान बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और बहुत ही ज्यादा अकड़ू और घमंडी भी। अंजलि वहां पर आई और सीधे बाथरूम में घुस गई। उसने ये ध्यान भी नहीं दिया कि चार जोड़ी आंखें उसे ही देख रहा है। एक की आंखों में गुस्सा था और दूसरे की आंखों में हैरानी। थोड़ी देर बाद अंजलि फ्रेश होकर एक घुटने तक की बाथरोब पहनकर टॉवल से अपने बाल को सुखाते हुए बाहर आए। इस वक्त तो बिल्कुल एक प्यारी सी गुड़िया की तरह लग रही थी। वो किसी चुड़ैल की तरह बाथरूम में घुसी और एक प्यारी सी डॉल बनाकर बाहर आई। ये देखकर बाहर खड़े दोनों शख्स के आंखें आश्चर्य से चौड़े हो गए। अंजलि अंदर आकर जब बेड पर बैठने वाली थी तब उसे वहां पर किसी की नजरों की ताबिश अपने ऊपर महसूस हुई। वह नजर इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि वह खुद को उस ओर देखने से नहीं रोक पाए, और फिर जोर से चिल्ला उठी और गुस्से में बोली, हाउ डेयर यू, मेरे परमिशन के बिना मेरे कमरे में कैसे घुस गए। चैट प्लास्टिक सर्जरी और हादसा। अब आगे जिमी और राजवीर जो कि एक तक अंजलि की खूबसूरती को निहार रहे थे, जैसे ही अंजलि ने जोर से चिल्लाया दोनों ही प्रेजेंट में लौट आए। जब अंजलि पहले बाथरूम में घुसी थी तब राजवीर को बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि उसे लगा था अंजलि यहां पर उसकी अटेंशन पाने के लिए आई है। देखे लड़की कितनी बेशर्म है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया और शरीर का निचला हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। फिर भी इसको चैन नहीं मिला, मनहूस की तरह फिर से मेरी जिंदगी में ग्रहण लगने चली आई। देख यार रामू, तुझे ऐसे लुक्स देखकर किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। कल अगर अंजलि अच्छी दिखने को हो जाए और तुझे भाव ना दे तब तुझे पता चलेगा। तब तुम हुम हिलाकर घूमते रहना उसके पीछे। तू क्या पागल है? मेरे जैसा परफेक्ट बांदा उस जैसे बदसूरत बतख के पीछे कभी नहीं जाने वाला। अगर मुझे प्यार भी होगा ना मेरी तरह परफेक्ट किसी से होगा। फिर उसने जिमी को बहुत भला बुरा सुनाया था, क्योंकि जिमी हर वक्त अंजलि की साइड लेता रहता है। राजवीर ने अपने आंखें गोल गोल घुमाकर बोला, क्या तुझे उसे बदसूरत पाठक से प्यार हो गया है? हर वक्त उसकी चमचागिरी करता रहता है। अगर हुआ है तो शौक से उसके पीछे जा और उसे यह बोलकर मुझे भी बोल देते, जिससे मैं एक आज़ादी की तरह खुले आसमान में उड़ सकूं और अपनी तरह एक सुंदर सा पंछी ढूंढ सकूं। जमीनों से घर के देखा और बोला, अंजलि एक अच्छी लड़की है और जैसी भी हो उसका दिल बहुत ही ज्यादा साफ है। अगर तुझे वह नहीं चाहिए तो मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत सी लड़की बाहर आई, जिसके गोरे गोरे टांग उसे बहुत ही ज्यादा हॉट और अट्रैक्टिव बना रहे थे। उस बाथरोब में वो किसी सेक्सी मॉडल की तरह लग रही थी। राजवीर और जिमी दोनों ही आंखें फाड़े एक तक अंजलि को देख रहे थे, और राजवीर का तो निचला हिस्सा जो इतने दिनों तक कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था वह भी रिएक्ट करने लगा था। बेचारे के लिए यह एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गया था। जब उसने बाकी दो लोगों को देखा जो कि उसे नहीं देख रहे तो उसने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। फिर उसने जिमी की तरफ देखा जो कि अभी भी बस अंजलि की खूबसूरती निहार रहा था। उसे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, उसके अंदर अपने आप ही जलन की भावना पैदा होने लगा। फिर उसके कानों में अंजलि की गुस्से भरी आवाज आई, तुम दोनों के अंदर तमीज नाम की कोई चीज नहीं है क्या? एक लड़की की बात में बिना उसके परमिशन के चले आए। अकल के अंधे हो क्या तुम दोनों? और मुंह फाड़े मुझ जैसी खूबसूरत हसीना को क्यों देख रहे हो? ये हसीना तुम दोनों के नसीब में नहीं लिखा है तो मुझे ताड़ना बंद करो। उसकी इस बात को सुनकर दोनों लड़के ही एम्ब्रेस हो गए। राजवीर की नज़र तो सिर्फ उसकी गोरी और बेदाग पैरों पर था। अंजलि ने भी यह नोटिस कर लिया था। उसने गुस्से में राजपूत की तरफ देखा और बोला, हाबसी आदमी, मेरे पैरों को उतारना बंद करो और निकालो मेरे वार्ड से। तो अब राजवीर का ईगो हॉट हो चुका था। उसने गुस्से में अंजलि को देखा और बोला, तुम कोई हूर की पारी नहीं हो जिसे मैं ताड़ना रहूं। खुद को सुपीरियर समझना बंद करो। तुम सिर्फ एक बदसूरत बतख हो जिसने मेरे प्यार पाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी किया है। फिर एक मोकिंग स्माइल के साथ बोला, कहां से कराया है तुमने ये प्लास्टिक सर्जरी? फिर जिमी की तरफ इशारा करके बोला, इसकी ना शादी नहीं हो रही है क्योंकि बेचारा बहुत ज्यादा बदसूरत है, ना तो कोई लड़की भाव नहीं दे रहा।
इसे भी अपने डॉक्टर का एड्रेस दे दो। बेचारा जिमी अपने बेशर्म और बदतमीज दोस्त के बातें सुनकर गुस्से में आग बबूला हो गया। वो मानता था कि वो राजवीर जितना हैंडसम नहीं था, मगर वह भी कम हैंडसम नहीं था। लड़कियां मरती थी उसके साथ डेट करने के लिए, मगर उसने आज तक किसी को भाव नहीं दिया। तभी उसके खुराफाती दिमाग में राजवीर से रिवेंज लेने का एक प्लान आया और उसने मन ही मन सोचा, रामू तू शायद अपने फीलिंग्स को अभी समझ नहीं पा रहा, मगर मैं तो समझ गया हूं ना। अब मैं आग में घी डालने का ऐसा काम करूंगा तू सिर्फ देखते ही रह जाएगा, और फिर बिना पानी के मछली की तरह छटपटाएगा और एक शैतानी स्माइल दे दी। जिमी कुछ बोल पाता उससे पहले ही अंजलि ने अपने सिल्वर आइज झपकाते हुए बोली, तुम सुअर के पूंछ मेरे नेचुरल ब्यूटी देखकर जल रहे हो। तुमसे मेरी खूबसूरती बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम मन ही मन सोते रहे होगे, कोई तुमसे भी ज्यादा परफेक्ट कैसे हो सकता है, इसलिए ही तुम मुझे ये सब बोल रहे हो। अंजलि की बात पर राजवीर और जिमी दोनों ही स्पीचलेस हो गए। आज राजवीर को अपने से भी ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड कोई मिल गया था, और जिमी तो मन ही मन अंजलि को शाबाशी दे रहा था। अब राजवीर कहाँ चुप रहने वाला था, उसने भी बोला, जिसका दिमाग घुटनों में हो वो किसी और को जज करने की लायक नहीं होता। तुम अगर मुझे सेड्यूस करने नहीं आए तो फिर तुम मेरे वार्ड में क्या कर रहे हो? बोलो, रास्ता भटक कर मेरे वार्ड में चली आए। अगर दूसरा वाला ऑप्शन हुआ तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता जो अपने और दूसरे के चीजों में फर्क ना कर सके। अंजलि ने अब ध्यान से इस बार्ड को देखा, ये सच में उसका बार्ड नहीं था, क्योंकि उसके वार्ड के दीवारों में ब्लू कलर के पेंट लगे हुए थे और यहाँ पर ग्रे और व्हाइट पेंट लगा हुआ था, और यह वार्ड उसके वार्ड से भी ज्यादा लग्जरियस था, जैसे एक किसी का प्राइवेट वार्ड हो। उसने मुंह बनाकर मन ही मन बोला, अरे सौरभ, तुझे फिर से गलती हो गया। और फिर खुद को गाली देकर बोला, तुझे ये सड़ा हुआ करेला का ही बार्ड मिला था घुसने के लिए। अब देख कैसे खा जाने वाली नजरों से तुझे देख रहा है। अंजलि ने खुद को नॉर्मल किया और फ्लो में कुछ ऐसी बात बोल गई जो उसे शायद नहीं बोलना चाहिए था। बड़ी खुद को इतना ज्यादा सुपीरियर मत समझ कि तेरे सामने तुझसे भी ज्यादा सुपीरियर कोई आ जाए और तुझे पता भी ना चले। तब जो तेरी इंसल्ट तेरी होगी, तब तू मेरी बात याद रखियो। और फिर पैर पटकते हुए हैरान राजवीर को वहां पर छोड़कर अपने वार्ड के अंदर घुस गई। अस्पताल की दूसरी तरफ आज बहुत खुश थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था उसकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और माँ और बच्चे दोनों ही हेल्दी है। और उसने तुरंत ही अपने पास से फोन निकाला और मिस्टर देशमुख को कॉल कर दिया। 2 रिंग जाने के बाद ही कॉल रिसीव हो गया और उधर से मिस्टर देशमुख की आवाज सुनाई दी। उन्होंने टेंशन भरी वॉइस से पूछा, बोलो डार्लिंग, डॉक्टर ने क्या बोला है? तो काव्या अभी अपने हाई हील के साथ मटक मटक के चलते चलते बोल रही थी कि डार्लिंग में और बच्चे दोनों ही बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि हम दोनों का ध्यान तुम जो रखते हो, और शर्माने लगी। और मुझे डिलीवरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। वो बात करने में इतनी ज्यादा मगन थी कि जब उसने वार्ड के बाहर कदम रखा तो सामने गिरा हुआ तेल को नहीं देख पाए और पैर स्लिप होकर पेट के बल गिर गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि सामने खड़ा दोनों बॉडीगार्ड भी कुछ नहीं कर पाया। जीने की वजह से काव्य की जोर से चीख निकल गई। कॉल के उसी तरफ जो मिस्टर देशमुख मौजूद थे, उन्होंने भी यह चीज सुनी था और बार बार कॉल पर बोल रहे थे, कभी अभी भी, क्या तुम ठीक हो? तुम जीत क्यों रही हो? मैं अभी आता हूँ। और दौड़ते हुए ऑफिस के पार्किंग एरिया में आकर ड्राइवर को बोला, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल चलो। कुछ समय बाद सिटी हॉस्पिटल आईसीयू के सामने मिस्टर देशमुख लगातार वहां के चक्कर काट रहे थे और बार बार आईसीयू का दरवाजा देख रहे थे। उनके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और धीरे से बोल रहे थे, नहीं नहीं, तुम दोनों को कुछ भी नहीं हो सकता। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम दोनों से ही प्यार करता हूं। अगर तुम दोनों को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? और फिर आपने घुटनों के बल बैठकर फफक कर रोने लगे। इसलिए कहते हैं, भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। किसी के साथ बुरा करोगे तो उससे 100 गुना ज्यादा बुरा तुम्हारे साथ होगा। दूसरी तरफ यही सीन अपने लैपटॉप स्क्रीन पर बैठकर एक लड़की देख रही थी और उसके होठों पर जहरीली मुस्कान थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बदला तो अब स्टार्ट होने वाला है और अभी से ही तुम घुटनों के बल बैठ गए तो मेरे दूसरे वार को कैसे झेल पाओगे? तारांकन, तो क्या लगता है आपको कौन है वह लड़की? क्या काव्या और उसका बच्चा बच पाएगा? चेन्नई अबॉर्शन और तानिया की एंट्री। अब आगे यही सीन अपने लैपटॉप स्क्रीन पर बैठकर एक लड़की देख रही थी और उसके होठों पर जहरीली मुस्कान थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बदला तो अब स्टार्ट होने वाला है और अभी से ही तुम घुटनों के बल बैठ गए तो मेरे दूसरे वार को कैसे झेल पाओगे? तुम्हें अगर खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी सौरभ देसाई नहीं। अपने सो कॉल्ड माशूका के लिए तो बहुत ही ज्यादा रोया जा रहा है।
मगर जब मेरे मॉम को टॉर्चर करते थे तब तो पागलों की तरह हंसते थे। ये सोचकर ही अंजलि के आगे वह सीन आ गया जब उसकी मॉम बिजनेस पार्टी से थोड़ी लेट आई थी और घर आते ही इसके उसके मॉम को तरह तरह के इंतजाम लगा रहे थे और साथ में उन्हें बेल्ट से बहुत मारा और पिटा भी। अगर उसके नाना जी ठीक वक्त पर आकर उन्हें नहीं रुकते तो शायद उस दिन ही वह अपने मॉम को खो देता। ये सोचकर उसने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कसली और अपने नजरें फिर से लैपटॉप पर गड़ा दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं तो मिस्टर देशमुख तुरंत डॉक्टर से सवाल करती है कि मेरी बीवी और बच्चे कैसे हैं, क्या मैं अब उनसे मिल सकता हूं। उन्हें देखकर यह पता लग रहा है वो कितने टूटे हुए हैं। तो डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और बोले, आई एम सॉरी मिस्टर देशमुख, हम लोगों ने बहुत कोशिश की फिर भी आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। मगर हाँ, आपके बीवी बिल्कुल ठीक है, उन्हें 1 महीने की रेस्ट की जरूरत है। उसके बाद आप लोग फिर से बच्चे के लिए कोशिश कर सकते हो। मगर हाँ, इस 1 महीने उनके साथ कोई फिजिकल रिलेशन मत बनाना। ये सुनकर ही मिस्टर देशमुख के चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि उसके लिए बच्चा और काव्या दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और साथ में जब से उन दोनों को पता चला था कि काव्या प्रेग्नेंट है तो वह दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि वह दोनों मॉम और डैड बनने वाले हैं। उन्हें अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि काव्या उठने के बाद उसे क्या जवाब देंगे। डॉक्टर ने मिस्टर देशमुख के सिचुएशन को भांप लिया था। उन्होंने थोड़े कड़क आवाज में बोला, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपकी वाइफ को इस वक्त हाई हील्स बिल्कुल भी मत पहने देना, मगर आपने मेरी बात नहीं सुनी। आज सिर्फ उनकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। अगर आप लोग मेरी बात सुनते तो यह अबॉर्शन नहीं होता। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले गए और जाते वक्त उनके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। यह मुस्कुराहट मिस्टर देशमुख नहीं देख पाए। डॉक्टर की यह बात सुनकर मिस्टर देशमुख का चेहरा का रंग फीका पड़ गया। दूसरी तरफ लैपटॉप स्क्रीन पर अंजलि युकी इस सीन को लाइव देख रही थी। उसने आंख मारकर बोला, अब होगी प्यार की अग्नि परीक्षा, और किसी साइको की तरह हंसने लगी। कुछ समय बाद एक आलीशान बंगला, एक घमंड से भरी मोटी महिला बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी और वो अपना सारा गुस्सा वहां पर बैठे नौकरों पर उतार रही थी। तभी वहां पर एक 2.5 किलो की मेकअप थोपने वाली स्टाइलिश लड़की जिसने बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहना था आकर पीछे से उस महिला को हक करके बोली, ही मोम, अब इतना ज्यादा गुस्सा क्यों करते हो? इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपको पता है ना, गुस्सा करने से आपके चेहरे पर रिंकल्स आ सकते हैं। तो रिलैक्स कीजिए और मुझे आपका प्रॉब्लम बताइए, मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगी। उसे मोटी महिला ने उसे लड़की को देखकर खुश होकर बोली, माय बेबी, तुम वापस आ चुकी हो। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। पता है मैं कितना ज्यादा डिप्रेस थी क्योंकि वह चुड़ैल ना पैसे देने से मना कर दिया है और उसने मुझे बहुत ज्यादा मारा पीटा भी और अपने बॉडीगार्ड को कहकर मुझे अपने वार्ड में घुसने भी नहीं देती। वह लोग मुझे बाहर से ही भगा देते हैं। मेकअप की दुकान वाली लड़की ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और दांत किटकिटाने हुए बोली, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो तानिया सिंघानिया की मॉम के साथ इस तरह से बिहेव करे। अभी चलिए हॉस्पिटल दिखाकर आते हैं उससे उसकी औकात। और मुझे थोड़े पैसे की भी जरूरत है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मुझे स्पा भी करना है, इस बार उससे 2 करोड़ तो जरूर लूंगी। इससे हमारा 1 महीना बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। वैसे भी उस बदसूरत लड़की को इन सब के बारे में क्या पता। और फिर वह दोनों माँ बेटी अस्पताल के लिए रवाना हो गए। बेचारे इस बात से अनजान थे कि फ्री के मार खाने जा रहे हैं और साथ में इंसल्ट इन्हें फ्री में मिलेगा। राजवीर का बाग। जब से राजवीर ने अंजलि का असली चेहरा देखा था तब से वो बहुत ही ज्यादा बेचैन नजर आ रहा था। खासकर अंजलि के बोले गए लास्ट लाइन, ये लाइन उसे किसी की याद दिला रही थी। राजवीर खुद से ही बोला, नहीं यह वह कैसे हो सकता है, उसकी तो डेथ हो गई है। मगर उसके और सिल्वर कलर के आंखें मुझे क्यों बेचैन कर रहे हैं? उसके आंखों में भी मैंने वही नाराजगी और वही गुस्सा देखा था। तो ये सब सो ही रहा था तभी उसके कानों में जिमी की एक साइड आवाज सुनाई दिया जो कि उसके बेचैनी को बढ़ाने के लिए काफी थे। भाई अंजलि कितनी औसम है और कितनी ज्यादा बोल्ड है। उसके एटीट्यूड देखा है तूने और उसकी फिगर किसी मॉडल की तरह है। मैं तो सोच रहा हूं कि उसे डेट के लिए पूछूं। वैसे भी उसके एटीट्यूड देखकर लग रहा है वो बहुत जल्द तुझे डिवोर्स देने वाला है। राजवीर ने गुस्से से जिमी को देखा और बोला, तुझे शर्म नहीं आती अपने ही दोस्त के बीवी पर लाइन मारते हुए? और वह तेरी भाभी है, उससे भाभी कहाँ कर नाम से मत पुकार। बेचारी राजवीर को इस बात का ध्यान ही नहीं था वह अपने जलन के मारे क्या क्या बोले जा रहा है। जिमी को कितने बरसों बाद अपने दोस्त को सताने का मौका मिला था, वह कहाँ चुप रहने वाला था। इसलिए उसने बोला, क्यों, तूने ही तो बोला था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है और तुझे उसे देखकर इरिटेशन होता है।
थोड़ी देर पहले तूने मेरे साथ कैसे बिहेव किया था जब मैंने उससे भाभी बोला था, वह सब याद है ना तुझे? या फिर शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो गया? राजवीर ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत करने लगा। उसे पता था कि गुस्से में वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने गुस्से भरी आवाज में बोला, अगर मारना नहीं चाहता तो अभी के अभी यहाँ से निकल जा, वरना मैं आंटी को कॉल करके बता दूंगा कि तू आहूजा की उस नक्चरी बेटी के साथ शादी करने के लिए तैयार है। और हाँ, मेरी बीवी से दूर रहना। अगर मुझे पता चला कि तू उससे बात करने की या फिर मिलने की कोशिश की तो शीतल आहूजा को तेरे पर्सनल विला का एड्रेस सेंड कर दूंगा और साथ में तेरा पर्सनल मोबाइल नंबर भी। और मेरे जो नया कंपनी है ना अफ्रीका का, वहां पर भी मुझे एक सीईओ की जरूरत है। सोच रहा हूं कि तुझे ही भेज दूं। जिमी गुस्से में पैर पटक कर बोला, मैंने तुझ जैसा सेल्फिश इंसान पूरी दुनिया में नहीं देखा। जब तेरी बीवी सुंदर हो गई तब तुझे वह चाहिए, और इतने दिनों तक मैं तुझे समझते रहा कि वो एक अच्छी लड़की है, तब तुझे मेरी बात पल्ले नहीं पड़ी। तू थोड़ी देर वेट करो, तुझे सामने से आकर डिवोर्स देकर चली जाएगी। सेल्फिश कहीं का, और गुस्से में वहां से चला गया। जाते वक्त उसने जोर से दरवाजा पटका था। राजवीर ने इरिटेट होकर अपने असिस्टेंट को कॉल किया और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देकर कॉल कट कर दिया। फिर बिले बजाकर अपने पर्सनल डॉक्टर को बुलाया। थोड़ी देर बाद राजवीर के सामने एक 28 साल का जवान लड़का खड़ा था। उसका नाम ध्रुव राठी था, जो कि राजवीर के बचपन का दोस्त था। ध्रुव ने हंसते हुए बोला, क्या बात है, तू इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड क्यों नजर आ रहा है? तो राजवीर ने थोड़ा हिचकिचाकर बोला, तूने तो बोला था कि मेरा प्राइवेट पार्ट काम करना बंद कर दिया है और मुझे इसके इलाज के लिए अब्रॉड भी जाना पड़ सकता है, मगर आज मुझे उसे देखकर कुछ महसूस हुआ। ये बोलते वक्त राजवीर के चेहरे पर शर्म की लाली छाई हुई थी। फिर राजवीर ने धीरे धीरे अंजलि की खूबसूरत होने से लेकर सारी बातें ध्रुव को बोल दिया। राजवीर भले ही हर वक्त जिमी के साथ रहता था, मगर जिमी को हर बात खुलकर नहीं बात पता था। मगर जिमी समझ जाता था, मगर वह राजवीर को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था, इस वजह से चुप रहता था। ये बात राजवीर को नहीं पता था। बिना कहे अपने दोस्त का फीलिंग समझना दोस्ती का पहला रूल होता है, और जिमी राजवीर का एक सच्चा दोस्त था। राजवीर फीलिंग्स के मामले में जितना भी कच्चा हो, मगर अपने दोस्तों को मुसीबत से निकालना उससे बखूबी आता है। मगर ध्रुव के साथ वह हर बात शेयर करता था और वो चुप चुप राजवीर की हर बात सुनता भी था। राजवीर की बात सुनते वक्त ध्रुव न्यूट्रल रहता था और उसे एक अच्छी एडवाइस देने की कोशिश करता था, और राजवीर उसे फॉलो करने की कोशिश भी करता था। राजवीर की पूरी बात सुनने के बाद ध्रुव ने उससे बोला, देख भाई, मैंने भाभी का केस स्टडी किया है। उनकी 2 बार मेमोरी लॉस हुई है, एक उनकी बचपन में और दूसरी उनकी जवानी से लेकर अभी तक की सारी मेमोरी जा चुकी है। इस वजह से तू इस बहन में मात रह कि वह तुझे पहले प्यार करता था, इसलिए अभी भी प्यार करने लगेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तू उनसे प्यार करता है या फिर उनके लिए कुछ फील करने लगा है तभी उनके पीछे जाना, वरना इस जबरदस्ती के रिश्ते से उन्हें आज़ाद कर दे। अब वो खूबसूरत दिखने लगी है, इस वजह से तू उनके लिए अट्रैक्ट हो रहा है, मगर तब क्या होगा जब ये खूबसूरती चली जाएगी? क्या तब फिर से तू उनके साथ पहले जैसा बर्दाश्त करने लगेगा? राजवीर ने घूर के अपने फ्रेंड को देखा और बोला, पहले तो तुम लोग मुझे हर वक्त बोलते रहते थे कि वह एक अच्छी लड़की है, उसे एक्सेप्ट कर लूं। अब जब मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं तब तुम लोग मुझे डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो? राजवीर ने आंखें घुमाकर बोला, अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है उसके अलावा, क्योंकि मेरी बॉडी सिर्फ उसके लिए ही रिएक्ट करता है, बाकी किसी लड़की के लिए कोई फील नहीं करता। और मेरी एक्सीडेंट की वजह भी वह है, और उसे तो शुक्र मनाना चाहिए कि उसे एक लॉयल हस्बैंड मिलेगा जो कि फ्यूचर में कभी उसे चाहकर भी चीट नहीं कर पाएगा। और मेरे जैसा परफेक्ट इंसान उसे इस दुनिया में कहीं पर नहीं मिलने वाला, इसलिए उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है अगर मैं उसे सामने से जाकर अप्रोच करूं वह 1 सेकंड में मान जाएगी, क्योंकि मेरा चार्ज ही कुछ ऐसा है। राजवीर की बातें सुनकर ध्रुव ने ना मैं अपना सर हिलाया और घूर के अपने फ्रेंड को देखा, और थोड़े गुस्से में बोला, क्योंकि उन्हें देखकर तेरी बॉडी रिएक्ट करने लगी है, इस वजह से क्या तू उन्हें एक मेडिसिन की तरह ही यूज करेगा? ये कौन सी बात हुई भला? और मुझे नहीं लगता भाभी तेरी बात मानने वाली है, क्योंकि मैंने उनसे बात किया है, उनकी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई है। तो राजवीर ने डेविल की तरह मुस्कुराकर बोला, तुझे किसने बोला है कि मैं उससे ये सब बताने वाला हूँ? तू बस थोड़ी देर वेट कर, उसकी डिस्चार्ज के बाद वह मेरे साथ मेरे बिला पर ही जाएगी। बहुत उड़ने लगी है तो उसकी पंख तो आज मैं कटूंगा। ध्रुव ने अपने सनकी और सेल्फ ऑब्सेस्ड फ्रेंड को देखा, जो कि शायद अनजाने में ही अपने बीवी के प्यार में पड़ चुका है। फिर मन ही मन बोला, भगवान मेरे इस सनकी दोस्त से मेरी प्यारी भाभी को बचाना। दूसरी तरफ अंजलि का वार्ड।
अंजलि बेड पर लेटी हुई आराम से अपनी मूवी देख रही थी और खुद की भर भर के तारीफ कर रही थी। और साथ में नज ने जो उसके लिए फ्रूट्स काट कर रख कर गई थी वह खा रही थी। तभी उसके वार्ड का दरवाजा खुला और दो शख्स अंदर आए जिन्हें देखकर अंजलि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तारांकन, तो क्या लगता है आपको कौन आया होगा अंजलि के वार्ड में? और क्या है राजवीर का प्लान? क्या वह सच में अंजलि से प्यार करने लगा है या फिर लेने वाला है अंजलि से रिवेंज अपने एक्सीडेंट का? आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कैसी लगी स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।